हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि वी विल स्टार्ट द लेक्चर्स 12th स्टैंडर्ड। सो अब देखो, सिचुएशंस थोड़ी बहुत हमारे हाथ में नहीं है, तो रेगुलर लेक्चर्स तो चालू हो नहीं सकते, लेकिन एक्चुअल लेक्चर्स जैसे क्लास में होंगे वैसे के वैसे पूरी की पूरी चीज़ें करवाई जाएगी। अब देखो यहाँ पे पहले मैं क्या बता रहा हूँ, चैप्टर हम स्टार्ट करें, मैं डिटेल के अंदर थियरी इतना नहीं जाऊँगा जितना ज़रूरत है सम्स चालू करने को। सम्स के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, पूरा का पूरा जैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए एग्जाम का आप सीखोगे पूरा का पूरा वही होगा। थियरी क्या होगा, जितना हमको ज़रूरत है किसके लिए, सम्स चालू करने के लिए, और वो पूरा का पूरा कवर करेंगे। एक्सटेंसिव जो एक्स्ट्रा नॉलेज जो हम क्लासरूम में करते थे वो हम कब करेंगे, जब रेगुलर लेक्चर जब चालू होंगे हमारे क्लासरूम्स में, वो हम तब कवर कर लेंगे। क्लियर है? तो आप ये चीज़ तो क्लियर रहो, आप अभी क्या चालू करने वाला। हम एग्जैक्टली जितने भी इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पूरे के पूरे, फिर थियरी हम कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा जितना सम में ज़रूरत है। उसके बाद आप क्या करना, रीड करना पीडीएफ से जो अवेलेबल है। तो आपका क्या हो जाएंगे, तब तक क्या हो रहा है, हमारे नोट्स भी पूरे के पूरे जो प्रोसेस चल रहा है बनने के लिए, बहुत सारे चार्ट्स बन रहे हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मैं आपको बाद में बता दूंगा, एक चार्ट भी है, चलो अभी ज़रा देख लो किस हिसाब से हम वहाँ पे प्रिपरेशन करने वाले हैं। इस तरीके से देख लो, ये चार्ट्स इस तरीके से होने वाले हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन गुड्स कैसे एडजस्टमेंट्स हैं, तो एक ही चार्ट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कवर होगा। तो बहुत सारे नोट्स बन रहे हैं, तो ये फिलहाल अभी हम इस पर अभी जाते नहीं हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली इधर ध्यान देते हैं, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। जब ओल्ड पोर्शन था, अब बार बार मैं जिक्र करते रहूँगा ओल्ड पोर्शन का, स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है। वो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कवर किया था। इंट्रोडक्शन कौन सा सिलेबस जो हमने डिस्कस किया था। अब देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, ये जो टॉपिक है, ये पहले क्या हुआ करता था, अलग से हुआ करता था। व्हाट डू मीन बाय अलग से, ये चैप्टर पहला जो था वो इस तरीके से था, उसके बाद पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट शुरू होता था। अब इन दोनों के बीच में क्या डाल दिया, एंड, और उसको क्या कर दिया, एक कर दिया। तो अच्छी बात है, कुछ इससे फ़र्क तो कुछ होने वाला है नहीं। तो अब जरा हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मीनिंग इंट्रोडक्शन, ये फिलहाल अभी मैं नहीं जाता हूँ इस पर, डायरेक्टली आता हूँ मैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब इसके अंदर भी देखो, मैं सिर्फ वर्ड्स पढ़ूंगा और आपको सिर्फ कुछ ना कुछ चीज़ें बताऊंगा। अब एक ध्यान रखो, पार्टनरशिप फर्म ये क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर आपको पता होगा, आपने उसी के अंदर पढ़ा हुआ है। अब देखो, जब एक बिजनेस, एक दुकानदार है बराबर, वो बिजनेस चालू करता है अपना, तो उसके एक लिमिटेशंस है, अपने आप में एक लिमिटेशन है, वो कब तक बिजनेस चलाएगा, कितने पैसे इन्वेस्ट करेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पार्टनरशिप क्यों एक ज़रूरत पड़ती है किसी को पार्टनर लेने की। अब सोचो ना, आप सैलरी पे किसी को रख दो तो कैसे काम करेगा वो, अपना जितना टाइम है, जो मॉर्निंग 10 बजे आ जाएगा, 10 बजे 10 to 6 काम करेगा और चला जाएगा। उसको सामने से क्या करना है, पेमेंट देना, ऑब्वियस सी बात है। पर यहाँ पे पार्टनर का वैसा नहीं है। पार्टनर क्या होगा, वो कुछ ना कुछ कैपिटल लाएगा, बराबर है, ताकि कैपिटल मतलब क्या, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए क्या लाएगा, पैसे लाएगा। तो बिजनेस एक्सपांड होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो पार्टनर क्या है, ओनर बन रहा है बिजनेस में। तो सपोज एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस हो रहा है, उसी के अंदर एक और को पार्टनर बना दिया गया है। तो सोचो ना, ये सब चीज़ें का प्रोसेस, ये बोलने में बहुत ईजी लगता है, मैंने पार्टनर बना दिया, पर जब आप उसको प्रैक्टिकली, जब आप जो भी लॉज है उसके साथ जब जाते हो, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और ये बहुत सारी चीज़ें। अब इसके अंदर देखो, अब हम उससे पढ़ रहे फीचर्स, तो ये आपने उसी में भी कवर हुआ है, लेकिन हम ज़रा एक इंट्रोडक्शन फिर से मैं बता देता हूँ। अब देखो, सबसे पहले क्या है, एग्रीमेंट। तो देखो, एग्रीमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ, सॉरी, पार्टनरशिप एंड रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो सबसे पहले देखो क्या वर्ड यूज़ किया, एग्रीमेंट, किसके बिट में, बिटवीन पार्टनर्स। तो ऐसे बोलने से ओरली हो जाएगा क्या, नहीं, क्या होना चाहिए, वो एक एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होना चाहिए। इट कुड बी रिटन और ओरल, कैसा होना चाहिए, या तो रिटन या तो ओरल। ठीक है, अब जरा देखो नेक्स्ट, या तो रिटन या तो ओरल। तो सबसे पहले क्या सीखना आपने, एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, बराबर है, कैसा होगा, या तो रिटन होगा या तो ओरल होगा। और नॉर्मली रिटन प्रेफर करना ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब देखो, कितने मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए आपको, 2 पार्टनर्स तो चाहिए, तभी तो आप बोलोगे पार्टनर्शिप फॉर्म है। अदरवाइज सोल प्रोप्राइटर तो एक काम तो वैसे ही चल रहा था, तो 2 पार्टनर तो मिनिमम होने चाहिए। तो देखो क्या है, मिनिमम 2 पार्टनर्स, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। पहले क्या था, अलग क्लासिफिकेशन दिए जाते थे, मैक्सिमम 10 इन केस ऑफ बैंकिंग, फिर क्या था 20 था नॉर्मली। तो ये अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली दे दिया 50 के। टाइम बड़ा है तो उसके हिसाब से जो लॉग्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। अभी कंपनीज एक्ट 2013 के अभी यहाँ पे आ चुका है, तो मैं बात करता हूँ। ये है गवर्निंग लॉ है इंडिया के अंदर। तो कंपनीज एक्ट के थ्रू बोला गया, पार्टनरशिप एक्ट अलग है। क्लियर है? अब एक्ट क्या होते हैं, रूल ऑफ
लॉ, बराबर है, मतलब क्या, लॉ जो बना गया है उसके तहत हमको काम करना है। अब लॉफुल बिजनेस, बिजनेस कौन सा होना चाहिए बाबा, कोई भी करेंगे क्या, गन बनाना, इजीली गन बनाना, अरे गन बनाना आपको लाइसेंस लेना है, वो गवर्नमेंट ही आपको अलॉट करेगा, उसके बाद आप गन बना दोगे। आप ऐसे तो लॉफुल बिजनेस, वो बिजनेस आप चालू नहीं कर सकते पार्टनरशिप फर्म के साथ। लॉफुल बिजनेस जो अलाउड है, जो लॉफुल है, कोई भी आप गलत काम नहीं कर रहे, वही आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल। इट कैनॉट अंडरटेक बिजनेस विच इज नॉट अलाउड बाय स्टेट, मतलब स्टेट ने बोल दे ये बिजनेस आपको नहीं करना है तो ये अलाउड नहीं है, तो कब बैन लग जाता है, बराबर है, तो वो सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। और द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो डज नॉट परमिट एनी इलीगल बिजनेस, तो इलीगल बिजनेस के लिए तो आप कर ही नहीं बोलोगे इलीगल बिजनेस कर रहे हैं आप टैक्स भर रहे हैं, अरे भाई कैसे, ये पॉसिबल नहीं है। शेयरिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट क्या अर्न करना है, अब बिजनेस कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हैं, आप क्या करोगे, सब सैलरी एक्सपेंस करने के लिए करोगे क्या, नहीं, आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, दोनों पार्टनर या जो भी जितने भी पार्टनर है उस फर्म के अंदर, उनका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट डिराइव करना है, ताकि वो क्या कर सके, आपस में बांट सके। पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट, तो ये रेशियो कहाँ पे दिया होगा, एग्रीमेंट में, तो पहले ही स्पेसिफाई हो जाएगा इतना हम कमाने वाले हैं, इस हिसाब से हम पैसों को बांटने वाले, क्लियर है। इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशियो देन द प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मतलब एग्रीमेंट में कुछ भी बोला नहीं गया है तो आप कैसे बांटोगे, इक्वली बांटोगे, क्लियर। अब लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब अगर कुछ होता है तो लॉसेस होंगे तो घर बेच के भी पैसा पे करना पड़ेगा बाहर वालों को, तो ये वो बात हो रही है। अब रजिस्ट्रेशन, अब देखो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पर स्टेट महाराष्ट्र में कंपलसरी, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद क्या है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड और जॉइंट एंड सेवरल है, ये मैंने डिस्कस किया। और क्या है, पार्टनरशिप कंपलसरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फिर जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, बराबर है, दोनों जन क्या होंगे, ओनर है पार्टनर, मैनेजमेंट कैसा होगा उनका, मिलके होगा। फिर प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मैं बताता हूँ। एवरी पार्टनर्स वर्क इन टू फोल्ड कैपेसिटी, दैट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट। अ पार्टनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विथ आउटसाइडर एंड विद द पार्टनर ही एक्ट एज एन एजेंट, मतलब समझो जब कोई पार्टनर बाहर किसी से डील करता है, बराबर है, तो वो पूरे के पूरे फर्म के बिहाफ में कर रहा है, बराबर है, और उसके बाद वो आके पार्टनर्स को बताता है कि इन इन लोगों के साथ मेरी मीटिंग हुई आज, ये बात हुआ है, ये डील हुई है, तो आपको भी ये पता होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो जो पार्टनर जिससे जो बात हुई थी, जिससे डीलिंग हुई थी, वो बंदा चला जाएगा पैसे मांगने, बोलेगा भाई क्या तू कौन, बराबर यहाँ पे क्यों आए हो, बोलते अरे पैसा चाहिए, बात हुआ था मेरे उस पार्टनर से, बोलते कौन है वो, बराबर है, हमसे बात करना चाहिए था पहले, तो ये सब चीज़ें बाद में दिक्कत ना हो, तो ये इसके लिए क्या बोला गया यहाँ पे, प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो ये जरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और डिसोल्यूशन, ये ठीक है यहाँ पे डाल दिया, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, तो ये तो क्या किसकी बात हो रही है, डिसोल्यूशन, दैट इज डिसॉल्व थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। अब देखो पार्टनरशिप के मेन क्या क्या चीज़ें, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स तो एक हो गया जो मैंने आपको डिस्कस किया था पहले ही, पार्टनरशिप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, तो ये हर एक के नाम में मीनिंग छुपा, एडमिशन किसी को लिया, रिटायरमेंट एक पार्टनर रिटायर हो चुका, डेथ कोई पार्टनर की डेथ हो चुकी है, डिसोल्यूशन फर्म ही अभी बिजनेस चलने वाला नहीं है, तो ये प्रॉपर हर एक में एक एक चैप्टर है, हर एक में आपको देखना है क्या क्या चीज़ें होंगी, जब जैसे जैसे हम सीखेंगे आगे, ये जर्नी हमारी जस्ट अभी तो शुरू हुई है, बहुत चीज़ें हमको करनी है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, डिसॉल्व बिटवीन पार्टनर्स कैसे होगा, थ्रू एग्रीमेंट होगा, द फर्म कैन डिसॉल्व द पार्टनर्स डाइस, रिटायर, बिकम इंसॉल्वेंट और इनसेन, तो ये भी चीज़ें हैं, इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे नहीं है, इनसेन मतलब पागल हो गया है, बराबर है, और किसी की डेथ हो चुकी है, तो भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकता है। अब जो हम बात कर रहे थे ना एग्रीमेंट, उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, तो ये देखो पार्टनरशिप डीड है। अब इसका कंटेंट आप पढ़ लेना, कंटेंट में क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ ऊपर ऊपर से। सबसे पहले तो होता है नेम एंड एड्रेस, भाई ये कहाँ पे ये फर्म चलने वाला है, क्या क्या पार्टनर्स है, पार्टनर्स के एड्रेस भाई कहाँ पे रहते हैं वो सब लिखा होगा उसमें। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर ने किसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो होगा उसके अंदर। रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड, बाद में कोई झगड़ा ना हो, कौन क्या काम करने वाला है वो लिखा होगा। अगर किसी को पार्टनर को नए को लाना है या कोई रिटायर हो रहा है या किसी की डेथ हो रही है, तब उस सिचुएशन में क्या होगा वो भी उस पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, क्लियर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्राइंग्स, ये जो सातों पॉइंट है ये हम बाद में अच्छे से देखने ही वाले हैं, तो ये फिलहाल एक समझ लो क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो पार्टनर ने पैसा इन्वेस्ट किया ना फर्म में, तो उसके अगेंस्ट उसको कुछ मिलना चाहिए, बराबर है, या पार्टनर ने पैसा निकाला है ड्राइंग्स के रूप में,
तो फर्म को क्या मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए। तो वो इंटरेस्ट के बारे में जब आएगा तब देखेंगे कौन से पार्टनर को क्या सैलरी मिलेगी, क्या कमीशन मिलेगा, वो सब डिसाइड होगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन, फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो मेन तो झगड़े उस टाइम होंगे, भाई मैंने ये लाया था, मैंने वो लाया था, मेरा पैसा, मैंने इतना मेहनत किया है, तो उसके भी जो सेटलमेंट टर्म्स है वो भी एग्रीमेंट में लिखे होंगे। फिर होगा मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, कोई डिस्प्यूट्स है तो आप कैसे उसको सॉल्व करो, क्या कोई आर्बिट्रेटर को लगाओगे, व्हाट डू मीन बाय दिस, मतलब एक प्रोफेशनल इंसान वो क्या करेगा, आप उसके उधर जाओगे, उसके पास लॉयर्स हो गए, तो वो क्या आप आपस में बैठ के क्या करोगे, डिसीजन ले लोगे, या केस करोगे तो कौन से एरिया में केस करोगे, बराबर है, तो ये सब चीज़ें होंगे। फिर एनी अदर मैटर रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब कोई भी बिजनेस का डिसीजन लेना है तो मीटिंग कब होनी है, कैसे हम उसको करेंगे, क्या हम वोटिंग करेंगे, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर लिखा होगा। ये मैं आपको सिर्फ एक डिटेल में बता रहा हूँ, हम रियल पार्टनर जब हम क्लासरूम में जब हम करेंगे ना ये सब चीज़ें, तब हम क्या करेंगे, मैं आपको रियल पार्टनरशिप का डीड आपको बताऊंगा, क्लियर है। तो ये जस्ट अभी हम सम चालू करने से पहले एक मैं बेस क्रिएट कर रहा हूँ, उसके लिए ध्यान दो। अब देखो मेन हम यहां पे आते हैं, मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब देखो मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या है, दो मेथड है आपके लिए, और ये फाइनल अकाउंट्स भी एक्चुअली देखो दो तरीके के होते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग और ये दूसरा कौन सा, ट्रेडिंग। हम मैन्युफैक्चरिंग का हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। अब मैन्युफैक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। मैन्युफैक्चर अकाउंट मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया, जो एक्चुअल प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे ये पेन है, बराबर है, ये पेन बन रहा है, बराबर है, तो इसके अंदर क्या मटेरियल लगा है, रॉ मटेरियल लगा है, ये आधा पेन बना हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, उसके बाद ये फिनिश प्रोडक्ट कब होगा, तो उसका एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है, तो वो एक उसके अंदर आ जाता है, तो वो एक अलग है। हम ट्रेडिंग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, बराबर है, वो भी किसका, पार्टनरशिप का। सो प्रोप्राइटर का हमने कवर किया था 11th स्टैंडर्ड में। तो अब देखो फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एग्जाम में डायरेक्टली लिख के दे देंगे या लिख के नहीं भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सम के कंटेंट जो क्वेश्चन होगा उसी से हमको पता चल जाएगा फिक्स कैपिटल है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, क्लियर। अब फिक्स के अंदर दो होगा, कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, करंट अकाउंट अलग बनेगा। देखो नाम में ही कैपिटल वैसे ही छोड़ देना है, करंट मतलब जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे वो कहां पे करोगे, आप करंट अकाउंट में करोगे। और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो जो भी चीज है ना पूरा का पूरा सब एक ही अकाउंट में, दैट इज कैपिटल अकाउंट में करना है, बस यही इतना से ध्यान रखो। वापस एक और बार, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल रहेगा अगर फिक्स कैपिटल मेथड है। करंट अकाउंट में आप क्या रिकॉर्ड करोगे, ओनली जो भी इंटरेस्ट के हैं, सैलरी है, कमीशन, जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे वो करंट के थ्रू होंगे। फिर बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे, कैपिटल पे, या उसको अलग अलग रखोगे तो भी चलेगा, डिपेंड सम में हम क्या करेंगे उसको भी हम बाद में देख लेंगे। अब कैपिटल अकाउंट दिया है तो जितने भी एडजस्टमेंट होंगे रेगुलर वो कहां पे करोगे, एक ही अकाउंट में करोगे, दैट इज कैपिटल अकाउंट में, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मेन ये चीज थी हमको देखनी थी। अब जरा देख लो, ये फॉर्मेट भी हम नहीं देखेंगे, जब सम आएगा तभी हम देखेंगे। एक सम दिया हुआ यहाँ पे, और एक बात बतानी पड़ेगी, बुक कलरफुल तो बहुत अच्छी लगती है और सम्स के लेवल बहुत बढ़ा दिए, ये बात बहुत मुझे अच्छी लगी है। तो ध्यान रखना, अभी पढ़ाई जब करोगे तो लेवल बहुत बढ़ चुका है, एट पार आ चुका है। सीबीएसई जो पोर्शन चलता है ना उसके, जो फाइनल एडमिशन रिटायरमेंट डेथ देखूँ, फिर भी थोड़े बहुत लेवल, इतना भी नहीं है कि उसके अंदर बहुत सारे और भी टाइप्स हैं, इतने पूरे सब कवर नहीं किए, पर फिर भी सम्स के लेवल बढ़ चुके हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो 3 अकाउंट इसके अंदर बनेंगे। एक तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा, सबसे पहले वो ध्यान दो, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको मैं रखता हूँ साइड में। अब आपको बनाना क्या क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, और क्या बनाना है, पीएनएल बनाना है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या बनाना है, बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक में ही आप बना सकते हो, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसका आधा 40% क्या होगा, ट्रेडिंग होगा, उसके नीचे क्या होगा, पीएनएल होगा। ये चीज़ क्लियर है। चलो अब जरा देखो, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, इसके अंदर जो भी रिलेटेड, मैं अगर बात करूं कौन सा, समझ लो फैक्ट्री, सिंपल, मतलब जो जो चीज़ें आपका ट्रेडिंग के लिए लगेगी। फैक्ट्री का आप कहाँ पे बोलोगे, मैन्युफैक्चरिंग में, तो यहाँ पे भी बेस तो वही रहने वाला है। कुछ चीज़ें हैं ना वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में आएगी, जैसे वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, वो सब हमको आने वाला नहीं है। तो जो ट्रेडिंग करने के लिए डायरेक्ट चीज़ें जो लगने वाली है वो सब चीज़ें कहाँ पे होगी, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और पीएनएल में क्या होंगे, इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और ये सब पे भी जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट, मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बनाऊंगा, आप चैनल पे देख लेना। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे आपको मिलते रहे, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, ये सब के बारे में हम डिटेल में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अरे जर्नी जस्ट शुरू तो हुई है, तो शुरू में देखो आपको इतना सब चीज़ें मिल रही हैं, तो देखना आगे आगे कितनी चीज़ें और आपको मिलती रहेंगी। अब देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पे परचेज है, रिटर्न आउटवर्ड, ये जरा बहुत अच्छे से समझना। रिटर्न आउटवर्ड हुआ, परचेज रिटर्न हुआ, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। परचेज रिटर्न तो इजीली हमको समझ जाता है, परचेज में से लेस कर दो। रिटर्न आउटवर्ड यहाँ पे देखो, रिटर्न इनवर्ड। अब देखो कैसे याद करना है, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ,
मेरी तरफ से आपको एक एंट्री भी पढ़नी नहीं है, सिर्फ लॉजिक है, पढ़ना नहीं मतलब क्या, ऐसा नहीं कि हाँ बस आपने पढ़ा मैं देखा सुना हो गया, नहीं भाई वो सब बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि आपको एंट्रीज 5-5 बार नहीं लिखनी है, आपको उसको बैठ के रट्टा नहीं मारना है कि भाई ये 4 बार बोलो, ये 2 बार बोलो, ये ऐसे होता है वो होता है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ समझना है, लॉजिक लगाना है, बस काम बन गया। अब देखो एग्जाम में आया रिटर्न आउटवर्ड, मेरे को कुछ नहीं आया, रिटर्न आउटवर्ड। अब मेरी बात सुनो, कौन सी चीज रिटर्न करोगे? बाहर से आई है वो रिटर्न करोगे, तो मेरे को वर्ड मिला आउटवर्ड, तो आउटवर्ड से मैं क्या सोचता हूं, रिटर्न मतलब चीजें गई है, आउट मतलब बाहर से क्या आएगा, मैं माल परचेस करूंगा तो बाहर से आया, बराबर है, बाहर से माल आया दैट इज आउटवर्ड, मैंने रिटर्न कर दिया तो रिटर्न आउटवर्ड, भाई लेके चले जाओ, तो दिस इज व्हाट रिटर्न आउटवर्ड, मतलब वापस से। अब एग्जाम में वर्ड आया रिटर्न आउटवर्ड, क्लियर। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है परचेस में से लेस करना है, सेल्स में से लेस करना है, और रिटर्न इनवर्ड नहीं दिया है, सिर्फ आउटवर्ड है, तो कंफ्यूजन अरे क्यों होना है, आउटवर्ड वर्ड मिला, कौन सी चीज आउट से आएगी, जो परचेस की है, अब उसको रिटर्न, तो भाई परचेस रिटर्न से लेस कर दो। अब रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब क्या हुआ, सेल्स हमने परचेज किया हमारे पास ही है, बराबर है। अब रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब कौन सा, रिटर्न मतलब क्या हुआ, बाहर से आया है या अंदर से गया, मतलब मैं आपको दूं रिटर्न है, आप मेरे को दो है तो रिटर्न ही। आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब क्या हो गया, मेरी तरफ से सोचो, आउटवर्ड में मेरे पास बाहर का माल कौन सा है था, परचेज वाला। अब ये तो आपने सोच लिया, अब रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न मतलब माल तो रिटर्न हुआ, या तो मेरे से आपको आया या आपको मेरे से आया, ये चीज क्लियर है। इनवर्ड, इनवर्ड बोलेंगे तो माल इनवर्ड कौन सा हुआ, मेरे पास ऑलरेडी था, बराबर है, वो आया है मतलब मैंने सेल किया था, वो माल मेरे पास रिटर्न आ गया, तो ये सेल में से रिटर्न करोगे, ये तो हो गया एक लॉजिक। अब स्टैंडर्डाइजेशन अगर आपको सोचना है नंबर के हिसाब से, सपोज रिटर्न आउटवर्ड दिया है, ये हमेशा क्रेडिट साइड होगा, मतलब ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड, आप उसको लिख कर आ रहे हो, डेबिट साइड लिख रहे हो, अरे ये देखो ना ट्रेडिंग अकाउंट में ये क्या है, डेबिट साइड, और क्रेडिट आइटम आप डेबिट साइड में लिख रहे हो, तो देखो लेस, मतलब मैं आपको दोनों बताऊंगा, मैकेनिकल तरीका भी बताऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा, क्लियर है। अब सेल्स और उसमें से रिटर्न इनवर्ड, तो ये कहां पे होगा, डेबिट साइड में होगा, तो डेबिट आइटम आप क्रेडिट साइड लिख रहे हो, तो देखो ना आप लेस में लिख रहे हो, इस तरीके से यहां से आप लेस करोगे, ध्यान रखना पक्का, तो ये चीज ध्यान रखना, तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, तो ये भी देखो कैरेज क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो भी चार्जेस होते हैं, फ्रेट, ये सब एक ही नाम के हैं। फिर डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस क्या होते हैं, जो आपके पोर्ट जो होते हैं बंदरगाह, वहाँ पे जो चार्जेस लगते हैं ना, जो माल को ये वो करने के, वो चार्जेस हैं। कस्टम ड्यूटी, फिर वेजेस, वेजेस प्रोडक्टिव, अब देखो इस पर जरा ध्यान रखना है, वेजेस प्रोडक्टिव टू वेजेस एंड सैलरी, फिर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, अब आपको यहाँ पे देख लो 1 2 3 वेजेस के 3 क्लासिफिकेशन मिल चुके हैं, और मैं बोलता हूं सैलरी इन वेजेस सपोज, तो ये तो हो गया, एक और मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, सैलरीज एंड वेजेस। अब जरा मेरी बात जरा ध्यान से समझना, सैलरी एंड वेजेस और वेजेस एंड सैलरी, इसका सबसे बड़ा डिफरेंस बताता हूं। अब देखो वेजेस एंड सैलरी मतलब उसके अंदर वेजेस का कंपोनेंट ज्यादा है, सैलरी एंड वेजेस में सैलरी का कंपोनेंट ज्यादा है। अगर वेजेस एंड सैलरी है तो अब आप उसको कहां पे लोगे, ट्रेडिंग में। क्यों लोगे, क्योंकि ज्यादातर चीजें जब आपका जो माल इधर उधर होता है, गुड्स, क्लियर है, जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आप वेजेस पे करो, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, तो वो कहां पे जाना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब वेजेस एंड सैलरी, सपोज मेरी एक ऑफिस है और बहुत बड़ा मेरा क्या है, वेयर हाउस है, तो ऑफिस के अंदर ऑफिस की बात है, स्टाफ ज्यादा होगा, तो वहां पे सैलरी एंड वेजेस। अब आप बोलोगे वहां पे वेजेस क्यों दिए, कभी देखो गुड्स आते हैं तो मैं बाहर से क्या करता हूँ, मजदूर बुलाता हूँ, सामान रखते हैं और चले जाते हैं, माल तो रोज रोज आता नहीं है ना, बराबर, ऑफिस है, तो माल जब भी आता है मैं बाहर से कॉल करता हूँ, जो मेरे जो कॉन्टैक्ट्स है ना ऑलरेडी, जो वेजेस मेरे को पता है, वो आदमी को मैं फोन करता हूँ, 3 आदमी चाहिए, मैं बोलता हूँ 3 आदमी को लेके आओ जो सामान उठाना है, 2 आदमी चाहिए तो 2, 5 चाहिए तो 5, और उनको मैं मल्टीप्लाई बाय उनके दिन के जो पैसे होते हैं उनको मैं दे देता हूँ, तो ये तो हो गया। तो ये जब सैलरी एंड वेजेस है तो ये कहाँ पे जाएगा, P&L, वेजेस एंड सैलरी तो कहाँ पे जाएगा, तुम्हारा ट्रेडिंग, क्लियर। अब मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, अब देखो सपोज मैं गुड्स में तो ट्रेड करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं क्या होता है, अनफिनिश्ड आती है मेरे पास, तो मेरे को उसको प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे कि मॉस्किटो रिपेलेंट होता है जो आप लगाते हो ना, क्या बोलते हैं अपना, ऑल आउट वगैरह, तो वो सपोज मैं वो काम करता हूँ, तो अभी उसका मैं क्या बनाता हूँ, बॉटल्स के अंदर क्या करता हूँ, वो जो केमिकल है, बराबर है, वो मैं रखता हूँ, लेकिन केमिकल कैसा डाइल्यूटेड फॉर्म में नहीं आता मेरे पास, मैं जब खरीदता हूँ उसको रॉ मटेरियल, तो मेरे को क्या होता है, जैसे सिरप होता है ना अपने, आप क्या करते हो, थोड़ा सा लेते हो 2 चम्मच, फिर क्या करते हो, पानी डालते हो, मिलाते हो, पी लेते हो, तो वैसे इसको पानी डाल के या जो भी सॉलिड है उसको क्या करना पड़ता है, डाइल्यूट करना पड़ता है, क्लियर है, तो वो काम मैं करता हूँ, तो उसके लिए जो वेजेस लग रहे हैं दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए लग रहे हैं, क्लियर है।
फिर वेजेस प्रोडक्टिव, सपोज मेरी बात जरा समझना, मेरा काम कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग वाला नहीं ना, मैं उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वेजेस प्रोडक्टिव, मतलब वो जो प्रोडक्ट बन रहा है उस पर लेवल लगाना हो गया, वो हो गया, तो वो मेरे प्रोडक्टिव वेजेस हो गए, उसको तो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं गया ना। तो ये नॉर्मल क्लासिफिकेशन है, एग्जाम में आपको ऐसे 3-4 वेजेस नहीं मिलेंगे, ये तो एग्जाम्पल यहाँ पे सब कवर करने थे इसलिए यहाँ पे सब डाल दिए। या तो सिर्फ होगा वेजेस प्रोडक्टिव, और सपोज अनप्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव वेजेस कौन से हो गए, जो मेरे ऑफिस में जो लोग थे ना, वो क्या मैं फोन करके बुलाता था, भाई आ जाओ, 3 आदमियों की जरूरत है, तो उन लोग को जो पेमेंट करता हूँ दैट इज अनप्रोडक्टिव। और यहां पे प्रोडक्टिव क्यों, क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट। अरे वो आप बोलोगे सर वो भी तो प्रोडक्ट रिलेटेड है, अरे प्रोडक्ट रिलेटेड कहां हो गया, वो प्रोडक्ट बनने में कॉस्ट कहां लगा है, उसको तो ऊपर नीचे ऑफिस में रखने के लिए चार्जेस दिए गए हैं ना, तो ये डिफरेंस है। फिर टू कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ये सब कहाँ पे यूज़ होगा, जो ट्रेडिंग के लिए जो फैक्ट्री है वहाँ पे यूज़ होगा। फिर रॉयल्टी, ये क्या, रॉयल्टी ऑन परचेस प्रोडक्शन, या मैं कुछ प्रोडक्शन जब करते हैं बराबर है, तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कोई फॉरेन कंपनी, उससे मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या है उनके साथ एग्रीमेंट है, उन्होंने मेरे को टेक्निकल नो हाउ दिया हुआ है। व्हाट डू मीन बाय टेक्निकल नो हाउ, कैसे काम करना है, क्या ब्लू प्रिंट्स है, क्या डिज़ाइंस है, तो उन सब पे मैं क्या करता हूँ, हर प्रोडक्ट पे कुछ पैसे पे करता हूँ, तो वो चीज़ हो गया। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, फैक्ट्री लाइटिंग, हीटिंग, जो भी प्रोसेस के लिए चार्जेस लगते हैं। फिर फैक्ट्री रेंट रेट्स, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वर्कर्स मैनेजर सैलरी, देखो यहाँ पे कैसे स्पेसिफाई किया, वर्क्स मैनेजर सैलरी, मतलब उधर सुपरवाइज करने वाला जो बंदा है उसकी सैलरी। अगर ये सैलरी बोलते तो आप कहाँ पे लेते, डायरेक्टली पीएनएल में लेते, क्योंकि वो ऑफिस के स्टाफ की सैलरी है। क्लियर है, क्योंकि आप समझने की कोशिश करो, बिजनेस ऐसे ही रन नहीं होता है। एक तो फैक्ट्री के अंदर क्या होगा, मैनेजर होंगे, मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर होंगे, सुपरवाइजर के नीचे बहुत सारे क्या होंगे, टेक्नीशियन लेबर्स होंगे, फिर अनस्किल्ड लेबर होंगे, कुछ ट्रेनी होंगे, उसके बाद ऑफिस के अंदर एक सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग होगा, बराबर है, उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा, फिर उसका ये सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए अलग से क्या होगा, कोई एक मैनेजर होगा या खुद ओनर करता होगा। तो ये बहुत सारा डिपेंड करता है क्या स्केल पे ये काम हो रहा है। अकाउंटिंग, कुछ बिल कहाँ पे फैक्ट्री में होंगे, ये सब ऑफिस में जमा होता है, ऑफिस से पेमेंट किया जाता है लोगों को, फिर ये सब रिकॉर्ड ध्यान रखने, कौन सा माल रिटर्न हुआ है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है अकाउंटिंग के अंदर। क्लियर, तो अब सिर्फ हमने एक छोटा सा एक ओवरव्यू लिया है। अब देखते हैं बाय गुड्स लॉस बाय फायर। अब देखो ये डेबिट साइड क्या क्या चीज़ें थी, डेबिट साइड ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो एक प्रोडक्ट को सेल करने में जो खर्चे हुए वो, मतलब इन शॉर्ट ऐसा समझ लो, प्रोडक्ट हमारे पास आने के लिए और हम जो उस पर प्रोसेस करते हैं उसको सेल करने के लिए वो। एग्जाम्पल हो ना, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा था, परचेस मैंने बाहर से माल लाया, बराबर है, रिटर्न आउटवर्ड माल चला गया, माल लाने के लिए खर्चा, फ्रेट वो दोनों एक हुए, डॉक चार्जेस माल लाने के लिए खर्चा, कस्टम ड्यूटी खर्चा, वेजेस प्रोडक्टिव उसको बनाने के लिए, उसको पैकिंग करने के लिए, छोटा छोटा मैन्युफैक्चर करने के लिए उसके लिए वेजेस जो लगेंगे वो, इंपोर्ट ड्यूटी मैंने पे किया, रॉयल्टी पे किया, फिर पैकिंग चार्जेस पे किया, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वर्कमैन एक मैनेजर को रखा, मतलब उस ये पेन बनने के लिए जो जो खर्चा लगा, इसके लिए रॉ मटेरियल कुछ भी हुआ, दैट इज एंटायरली ऑन द डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड, ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बाहर तो निकलेगा, हमारे पास आया है, मेरे पास ये प्रोडक्ट आया है, बाहर तो निकलेगा, तो बाहर देखो कैसे निकला, बाय सेल्स रिटर्न माल गया, रिटर्न आया हुआ माल आया ना, मतलब सेल किया माल रिटर्न हो, देखो मैंने लेस कर दिया, गुड्स लॉस बाय फायर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा एडजस्टमेंट के अंदर। तो फिलहाल सिंपल मैंने आपको क्या लॉजिक बताया, गुड्स आने के लिए जो जो खर्चे, जो जो चीज़ गुड्स के साथ की, एंटायर डेबिट साइड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर, अब आपने ये गुड्स बाहर गया, कैसे कैसे गया, पहला सेल, आग लग चुकी है, लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, क्या वहाँ से चोरी हो चुकी है, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कभी कभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में आपको आता है, एक शैम्पू आ जाता है, कभी कॉफ़ी आ जाती है, ग्रीन टी आ जाती है, एक शैशे चिपका हुआ होता है, तो आप ट्राई करते हो, अच्छा लगा तो और लेते हो, दैट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। क्लियर है, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, या कभी अचानक से टेम्पो कुछ एक्सीडेंट हो गया, स्पॉइलेज हो गया, कुछ चीज़ें गिर चुकी है, जैसे लिक्विड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, तो जितने बॉटल से सब कुछ खराब हो चुके हैं, गुड्स लॉस्ट इन, इसका मतलब बेसिक समझ रहे हो, गुड्स निकल रहे, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, मतलब ये साइड, एक मिनट, ठीक है, ये साइड क्या है, रिलेटेड टू परचेस, परचेस आप जो जो करते हो प्लस उसके साथ जो प्रोसेस करते हो, ठीक है। यहां पे क्या है, गुड्स निकल रहे हैं, मतलब गुड्स गोज आउट, यहां पे अगर मैं लिख दूं गुड्स
कम्स इन, मतलब अंदर आने के बाद, उसको परचेज होने के बाद, उसके ऊपर जो भी प्रोसेस चार्जेस के एंटायर डेबिट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स जैसे से निकल रहे दैट इज एंटायरली ऑन क्रेडिट साइड। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो लॉस होता है और ये क्या होता है, इससे हम फिलहाल अभी हम लेना देना नहीं है, सम करेंगे तब देखेंगे ना एक एक चीज़ें बारी बारी से। अब बाय क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या, कितना स्टॉक बच चुका है। अब आप एक चीज़ देखो, आपको इतना तो पता होगा फाइनेंशियल ईयर कहाँ से चालू होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 31 मार्च को दुकान के अंदर अगर कुछ गुड्स है तो दुकानदार क्या करता है, 31 मार्च को सब माल बेच देता है और बोलता है कि अभी हम नया परचेज करेंगे। ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पूरे के पूरे जितने भी गुड्स है वही के वही अगले दिन भी 1 मार्च को बिकेंगे, सॉरी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को बिकेंगे। कुछ अप्रैल फुल आया कुछ नहीं होता है, वही सब कुछ बिकने वाला है, कुछ अप्रैल फुल नहीं बना रहा हूँ। तो वो चीज़ तो क्लियर है आपको। तो मेरी बात समझो ना, तो क्लोजिंग स्टॉक ये वही है, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ये चीज़ तो हो गई। अब आप देखो नीचे कुछ थियरी है, ऊपर कुछ थियरी, आप ये रीड कर सकते हो, बहुत अच्छा होगा शुरू करने से पहले। अब एक और देखते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो RN कार्टर ने क्या बोला है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट into which all gains and losses are considered in according to ascertain the excess of gain over losses और वाइस वर्सा। मतलब इन शॉर्ट हमको क्या देखना है, क्या हमको प्रॉफिट हो रहा है, क्या हमको लॉस हो रहा है। मतलब ये जो भी चीज़ें हैं ना, वो प्रोडक्ट जो हमने बताया था ना आने के लिए, उसके बाद उसको भेजने के लिए जो जो खर्चे होते हैं ना, वो समझ रहे हो। मतलब अब गुड्स आए, उसको प्रोसेस किया, लेबरिंग किया आपने, या तो मैन्युफैक्चर किया या तो उसका फॉर्म चेंज किया, वो सब चीज़ें ट्रेडिंग में हो गई। पीएनएल में क्या हो गया, वो सब चीज़ करने के लिए, उसको बेचने के लिए जो जो खर्चे होने वाले हैं वो ये सब इधर आ गया। क्लियर। और इनडायरेक्ट इनकम, कभी कभी कुछ फायदे भी हो जाते हैं, वो कौन से साइड होंगे, क्रेडिट साइड। तो अब जरा देखो, सैलरी एंड वेजेस मैंने आपको पहले ही बता दिया। रेंट, अब ये रेंट कौन सी बात हो रही है, ऑफिस की। अगर फैक्ट्री रेंट है, ट्रेडिंग सिर्फ रेंट बोला है तो कहाँ पे, नॉर्मली ऑफिस का रेंट है, रेंट्स एंड रेट्स। इंश्योरेंस आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, प्रिंटिंग। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन, देखो स्पेसिफाई किया गया है यहाँ पे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन, टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, टू लोडिंग चार्जेस, टू ऑडिट फीस, टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, फिर टू रिपेयर रिन्यूअल्स मेंटेनेंस, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन मैं बताता हूँ, अब बिजनेस करने के लिए पैसे के लिए क्या होगा, लोन तो लिया होगा, तो वो चीज़ें आपका उसका इंटरेस्ट खर्चा है, तो वो यहाँ पे आ गया। फिर मिसलिनियस एक्सपेंस, और कुछ छोटे मोटे एक्सपेंस हो गए। कन्वेंस, ये भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ही होता है। ये कन्वेंस किसका होता है, इंसानों का। मैं किधर जा रहा हूँ तो कन्वेंस बोलेंगे। क्लियर है। अब लॉस बाय फायर, अब देखो वहाँ पे हमने देखा था गुड्स निकले हैं, अब उसका लॉस यहाँ पे लॉस बाय फायर। गुड्स निकला है थ्रू चोरी, लॉस बाय थेफ्ट। गुड्स हुए हैं एक्सीडेंट के थ्रू लॉस हुआ है, तो उसका लॉस एक्चुअल रुपीस में, वहां से तो गुड्स निकले थे ना, समझ रहे हो तुम लोग, मैं बता रहा हूँ। गुड्स उतने आए थे मेरे पास, 1000 क्वांटिटी में गुड्स थे, 500 मैंने सेल किया, 100 गुड्स क्या हुए फायर, 100 गुड्स थेफ्ट, 100 गुड्स एक्सीडेंट, तो कितने हो गए, 500, 600, 700, 800, 200 मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। पर मेरे को पैसा किसका मिला है, सिर्फ 500 का मिला है ना, 300 तो मेरे नुकसान है, कुछ भी नहीं मिला। गुड्स पूरे जल चुके हैं, 100 गुड्स तो पूरे चोरी हो चुके हैं, 100 गुड्स एक्सीडेंट में नुकसान हो चुका है। तो ये चीज़ें हो गई। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो ये भी चीज़ है, तो ये भी खर्चा ही है ना। फ्री में जो न्यूज़पेपर में आया था, मैंने बोला था ना, कॉफ़ी के सेशेस आते हैं, फिर आपका क्या बोलते हैं शैम्पू आता है, कभी कभी नया कोई मार्केट में आया या किसी ने नया कुछ उसके अंदर क्या किया है, कुछ ऐड किया है, तो वो सब चीज़ें आती हैं। फिर क्या है आपके पास, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल हो, कमीशन अलाउड, ये ज़रा अच्छे से समझना। कमीशन अलाउड और कमीशन रिसीव्ड। अलाउ मतलब क्या, मैंने सेल्समैन रखे हैं कुछ प्रोडक्ट बेचने को, मैं उनको पे कर रहा हूँ, अलाउड गिवन बराबर है। अब यहाँ पे साथ में देखना कमीशन रिसीव, ये दिख रहा। अभी मैं किसी और का माल भी तो सेल करता हूँगा, ओ सॉरी मैंने डिविडेंड को किया, ये रहा कमीशन, कमीशन रिसीव। क्लियर। ये मैंने को क्या, मैंने किसी का काम किया कुछ। क्लियर है। जैसे मैं सेकंड हैंड कार डीलर हूँ, तो दे पता है आपको सेकंड हैंड कार डीलर मतलब क्या हो गया, मैं गाड़ी अपने पास दूसरों की रखता हूँ, लोग आते हैं गाड़ी देखते हैं पसंद करते हैं, मैं उनको सेल करता हूँ, उसके लिए मेरे को कुछ कमीशन मिलता है। क्लियर। प्लस एक और चीज़ ध्यान रखना, लोन, सेकंड हैंड गाड़ियों पे भी तो लोन होता है, तो बजाज फाइनेंस है, जो भी बैंक है उनके साथ मेरा टाई अप है, मैं उनकी जो कस्टमर्स की फाइल उनके थ्रू उनको उधर फॉरवर्ड करता हूँ उस फाइनेंसिंग कंपनीज को, उन लोग क्या करते हैं बैंक को, तो उन लोग क्या करते हैं लोन देते हैं उसको, बराबर है, सब कुछ वेरीफाई करने के बाद, और मेरे को क्या देंगे, कमीशन देंगे, तो कमीशन रिसीव्ड हो गया। क्लियर। अब उसी की तरीके से क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट लोन, अभी आपका जो फर्म है आपने किसी को लोन दिया होगा, क्लियर है, तो आपको उसके जगह पे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, या क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है। ये इंटरेस्ट कौन सा हो सकता है आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो उसका इंटरेस्ट हो सकता है, तो डिपेंड आप क्या चूज करते हो लिखने में। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम कहाँ पे थे, डिस्काउंट अलाउड, तो वैसे ये डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड। ये क्या हो गया, जैसे हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमको भी तो डिस्काउंट मिलेगा,
बराबर है, हम कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट गिवन, दैट इज डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट रिसीव्ड, बराबर है। तो ये आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। ये ट्रेडिंग में क्यों नहीं जाएगा, अरे वहाँ पे सिर्फ गुड्स के बारे में था ना, गुड्स निकल रहा है, यहाँ पे उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे होगी, दैट इज पीएनएल में। टू अलावेंसेस, टू एडवर्टीजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, देखो कैरेज इनवर्ड था माल लाने के लिए, आउटवर्ड भेजने के लिए, तो पीएनएल है तो खर्चा, इनवर्ड ट्रेडिंग, आउटवर्ड कहाँ पे जा रहा है आपका, दैट इज पीएनएल। ये जो डबल डबल जो आ रहे हैं ना ऐसे यहाँ पे भी वहाँ पे भी, उसका आप अलग से नोट रख लो इस तरीके से। एडवर्टीजमेंट हो गया, कैरेज आउटवर्ड, सेल चार्जेस, बैड डेब्ट्स, ये बैड डेब्ट्स हम डिटेल में देखेंगे। बैड डेब्ट्स मतलब क्या, नुकसान, मतलब माल बेचा पैसे आए नहीं। एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस, अब देखो इंपोर्ट ड्यूटी, कुछ रॉ मटेरियल बाहर से लाए गए थे, ड्यूटी, एक्सपोर्ट करने पे अगर कुछ ड्यूटी लग रही है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस कुछ पे करने हैं जैसे जीएसटी वगैरह। फिर आ गया तुम्हारा जनरल एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस है, लीगल चार्जेस है, प्रोफेशनल चार्जेस हैं, आप किसी प्रोफेशनल को हायर करते हो, जैसे कभी इंजीनियर को हायर किया, कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया, कुछ चीज़ें आपको जाननी है, कोई टेक्निकल आपको जानना है, इंजीनियर को हायर किया, कोई एक्सपर्ट को आपने हायर किया उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसके रिलेटेड आप बिजनेस कर रहे हो। बैंक चार्जेस, सॉलिसिटर, कभी वकील की कभी ज़रूरत पड़ गई। सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, पहला क्या था प्राइमरी, फिर क्या है सेकेंडरी। अब देखो प्राइमरी सेकेंडरी में देखो क्या होता है, प्राइमरी मतलब क्या, नॉर्मल पैकेजिंग जो करनी ही है, जैसे आप सोप होता है, बराबर है, तो सोप को कैसे पैक किया जाता है, पहले तो उसको क्या एक अलग से बटर पेपर लगाते हैं नॉर्मली, फिर अलग से रैपर हो, तो प्राइमरी बटर पेपर लगा के तो होना ही है। फिर किसी का रिक्वायरमेंट, जैसे होटल्स के अंदर उनको क्या किए, कस्टमाइज उनको चाहिए ना अपना साबुन या शैम्पू, तो उसके अंदर क्या होगा, आपको कस्टमाइज उनका रैपर लगाया जाएगा, तो सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिर आपने कुछ एसेट्स बेचे हैं, फिर नेट प्रॉफिट, इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जैसे जैसे सम आते रहेगा। फिर आपके लिए बचता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, जैसे मैंने बताया कोई इन्वेस्टमेंट में हो सकता है, या तो इंटरेस्ट रिसीव और लोन बोलोगे तो आपने किसी को लोन दिया है, जैसे फर्म ने किसी को लोन दिया है तो उसको अगेंस्ट कुछ पैसा मिला है। फिर डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, फिर रेंट रिसीव्ड हो गया, आपको ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है फर्म के नाम में, आपने रेंट दिया। कुछ मिसलिनियस रिसिप्ट्स हो गए, जैसे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हो गया। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मिसलिनियस एक्सपेंस होता है जैसे, फिर ये क्या हो गया, मिसलिनियस रिसीट्स हो गए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, जैसे लॉस हुआ तो डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, और ये नेट लॉस ये हम अभी डिस्कस करने वाले नहीं हैं। तो एक चीज़ आपको समझ रहा है, अब तक हमने क्या देखा, ट्रेडिंग अकाउंट देखा, फिर क्या देखा हमने, प्रॉफिट एंड लॉस देखा, फिर क्या देखेंगे अभी हम लोग, बैलेंस शीट, उसके बाद हम सम भी सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो ये लेक्चर के अंदर पहले हमने एक ओवरव्यू ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज जितने भी हैं मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश, अभी मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, कि आपको अभी बता दूँ या हम सम करते करते हम करेंगे, वो हम देखते हैं बाद में हम क्या करेंगे। अब देखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या बोलता है यहाँ पे, बैलेंस शीट ये है हो गया यहाँ पे कि जितने भी, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, एक स्टेटमेंट है, मतलब 31 मार्च को क्या क्या चीज़ें कौन से जगह पे हो रही है। क्लियर, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, 3 कैपिटल यहाँ पे दिए गए, ए बी सी, 2 पार्टनर होते तो ए बी होता, कोई दिक्कत ही नहीं है। और पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट है तो पार्टनर्स ए बी सी और नीचे, नहीं तो उसके अलग से लेजर बना दो, डिपेंड वाइज सम वाइज कैसे प्रेजेंटेशन होगा। फिर जनरल रिजर्व होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व मतलब क्या, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अलग से रख दिया जाता है, बराबर है, कुछ फ्यूचर में कुछ नीड होगी वो इस जगह से पूरी की जाएगी। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो नॉर्मल लॉस हो रहा है उधर जा रहा है। फिर है लॉस ऑन मॉर्गेज, कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है, उस सॉरी लॉस नहीं, लोन ऑन मॉर्गेज, और कुछ प्रॉपर्टी क्या की गई है, मॉर्गेज रखी गई है किसके पास, बैंक के पास, उसके अगेंस्ट क्या लिए गए पैसे, बैंक लोन तो आपको पता है नॉर्मल, लोन फ्रॉम पार्टनर्स। अब ये ज़रा समझना, अच्छे से ज़रा समझने की कोशिश करना, कैपिटल अकाउंट, लोन फ्रॉम पार्टनर्स। अब देखो ज़रा सिंपल सी मेरे को एक बात बताओ ना, कैपिटल कौन लाता है, पार्टनर, लोन कौन देगा, पार्टनर, क्यों फर्क, लिख दो ना पार्टनर, कैपिटल में लिख दो ना, क्यों ऐसा, लोन फ्रॉम पार्टनर। देखो कैपिटल अकाउंट के अंदर जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, पार्टनर उस पैसों पे, बराबर है, कुछ ज़्यादा ये नहीं रखता कि मेरे को पैसा चाहिए ही चाहिए, वो उसने वो पैसा इन्वेस्ट किया है, पता है उसको समय लगेगा। लोन फ्रॉम पार्टनर्स मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत पड़ी है, ए और बी के पास नहीं है, सी ने बोला मैं लोन देता हूँ फर्म को, पैसा जैसे ही हमारी डील हो जाएगी, पैसे जब आ जाएगा तब मेरे को ये पैसे पहले दे देना, तो ये कैपिटल के रूप में उसने नहीं डाला है। अगर वो कैपिटल के रूप में डालेगा तो वो क्या बोलेगा, मेरे को ज़्यादा हिस्सा चाहिए प्रॉफिट के अंदर। कैपिटल किसके लिए है, प्रॉफिट के लिए है ना, और ये लोन फ्रॉम पार्टनर्स, उसका जो इंटरेस्ट होगा तो वो चार्ज होगा ना प्रॉफिट में, और वो पार्टनर को ही मिलेगा, वो उसके कोई प्रॉफिट से कटने वाला नहीं है। तो ये आप डिफरेंस जरा समझ के चलो, पक्का क्लियर। फिर बिल पेएबल है, इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर होगा, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, वो हम देखेंगे, ठीक है। बिल पेएबल और बिल रिसीवेबल आपको मैं अगर बता दूं तो बिल पेएबल बिल रिसीवेबल होता क्या है, दो पार्टी है ए और बी, चलो देखते हैं, छोटा सा मैं आपको बताता हूँ।
अब आया है तो मैं बता देता हूँ फर्स्ट टाइम, आपको पता नहीं होगा। ए पूरा एक चैप्टर है हमारे लिए, इसके लिए बिल्स के लिए। चलो अब देखो ए और बी। ए ने क्या किया है, बी को गुड्स दिया है, अच्छी बात है, क्या दिए, गुड्स दिए। अब बी ने ए को क्या देना चाहिए, रुपीस देने चाहिए, पर वो रुपीस नहीं देता है। बोलता है आज मेरे पास पैसा नहीं, मेरे को क्रेडिट सेल चाहिए। कैसा सेल चाहिए, उधार वाला क्रेडिट। तो ए क्या बोलता है, एक काम कर, मैं एक पेपर देता हूँ, बराबर इस पे लिखा हुआ है 50K, मतलब 50,000 रुपीज मेरे को चाहिए आफ्टर 2 मंथ्स। ये कौन देता है, ए देगा। क्लियर। ए बी को क्या देता है, गुड्स, बी ए को क्या देना चाहिए, रुपीस। एरो समझ रहे हो। फिर ए क्या देता है, एक पेपर जिसको बोलते हैं बिल्स। तो बी के लिए क्या हो गया, ये बिल्स पेएबल, ए के लिए क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल। बी क्या करेगा, उसको साइन करेगा और किसको देगा, ए को। ए वो उसको बिल को रख के क्या करेगा, 2 महीने का वेट करेगा। 2 महीने का बी को फोन लगाएगा, भाई पैसा देना है, तो बोलता है ठीक है लेके जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक बिल्स का नॉर्मल हो गया। तो बिल्स पेएबल, अब हमारे बुक में बिल्स पेएबल है ना पार्टनर के, मतलब ये जो बिल्स पेएबल है ये क्या होगा, उसको पे करने हैं लोगों को, मतलब किसी और ने उसको भेजे होंगे तो उससे साइन करके दिया, यस मैं दूंगा, तो ये क्या हो गया, बिल्स पेएबल। वैसे ही बिल्स रिसीवेबल होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे ये रहा, समझ लो, दैट इज बिल्स रिसीवेबल। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये आपको पता है नॉर्मली 11th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है। सन्डी क्रेडिटर्स लेस एनी अदर एडजस्टमेंट, ये तो चलो जाने दो, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये तो एक प्रॉपर अलग से इसका डिस्कशन होगा। प्लस इसके लिए प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट वीडियो भी बनेगी जिसके अंदर बैड डेब्ट्स, आरडीडी, ये डिस्काउंट, ये सब चीज़ें उसके अंदर हम कवर करेंगे। अभी मैं फिलहाल नहीं करवा रहा हूँ और नॉर्मल क्लास में भी नहीं कराता हूँ, क्योंकि हमको अभी कंफ्यूज होना नहीं है। और जैसे सम आएंगे, क्योंकि मेरा काम वो है ही नहीं, मैं तो आपके काम आसान करना है ना, आपके जो भी है दिक्कत। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कुछ खर्चे बचे हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब देने हैं, वो हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, सॉरी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये जो पैसा हमको मिला हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, कुछ पैसों का हम लोगों ने प्रोविजन बना के रखा है, वो चीज़ें यहाँ पे कवर होगी। फिर देखो ज़रा एसेट साइड, गुडविल आपको पता है, लैंड एंड बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड बिल्डिंग, फर्नीचर इक्विपमेंट उसका डेप्रिसिएशन, मोटर वैन है, डिलीवरी वैन है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो गया। फिर हो गया तुम्हारा पेटेंट्स हो गए, लूज टूल्स हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टोर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग, ये सब 11th में आपने देखा हुआ है। फिर क्लोजिंग स्टॉक, ये जो डेटस वाला एडजस्टमेंट है ये भी हम क्या करेंगे बाद में, इसको देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है, कैश इन एंड कैश एट बैंक। फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट का अगर सपोज क्रेडिट बैलेंस आया तो ये साइड होगा। तो फिलहाल इतनी चीज़ें आप रिवाइज करो। उसके बाद बचता है एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको पता है नॉर्मली ये वाला शीट आप क्या करो, इसको आराम से समझ के रेडी रखो। मैं आपके लिए क्या करता हूँ, सम सॉल्व करता हूँ, और ये वाला जो है ना जैसे जैसे आएगा ना वैसे वैसे मैं आपको कराते जाऊँगा। जैसे हम सम करते रहेंगे ना तब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते रहूँगा। अभी मैं आपको देखो कितना है यहाँ पे, ऑलमोस्ट कितना होगा 30, कुछ हिडन एडजस्टमेंट के रूप में लिखे 21, 22 है, फिर हिडन एडजस्टमेंट के रूप में 7, तो 22 7 हो गए 29 एडजस्टमेंट। और भी इसके अंदर समझ लो पूरी लिस्ट कवर नहीं हुए। मैंने जब बनाया तो मैंने ऑलमोस्ट 31 या 32 बनाया, तो वो तो वेरिएशन है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब नॉर्मल चीज़ है। तो जैसे मैंने आपको चार्ट दिखाया था तो वो चीज़ के रूप में हम लोग करेंगे बाद में। तो अभी फिलहाल आपके लिए अभी आपको क्या करना है, ये नेक्स्ट आप जब लेक्चर आप व्यू करोगे तो आपको उसके पहले आपको ये चीज़ें रिवाइज करके रखनी है, आपको एडजस्टमेंट रिवाइज करके रखना है। जो एडजस्टमेंट आपको नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, आप बस नंबर लिख के साइड में रख दो, एक बार आप ये गो थ्रू कर देना, क्लियर है। मैं इसको कवर करूंगा, कैसे कवर करूंगा, ओनली इन सम्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट है, ये भी आप पढ़ लेना। देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा नोट लिखा हुआ है, एवरी आइटम इन ट्रायल बैलेंस मस्ट बी शोन ओनली वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं मानना पड़ेगा बुक्स बहुत अच्छी बनी है इस बार, बहुत अच्छी चीज़ें की हुई है। अब लास्ट में देखो ये सब भी कवर किया गया, दैट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सब चीज़ें हम क्लास में लिखवाते थे, तो ये सब चीज़ें अच्छे से, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में इनबिल्ड कर दी है। जब हमारे नोट्स जब आएंगे तो उसके हमने और भी बहुत सारे एडवांस चीज़ें भी रखी है। तो आप फिलहाल अभी इससे हम काम कंप्लीट करते हैं हमारा। तो आप जरा एक नोट भी मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ, ये रहा ऊपर। तो एवरी एडजस्टमेंट, एवरी ट्रायल बैलेंस आइटम मस्ट बी शोन ओनली वंस, मतलब जो भी ट्रायल बैलेंस आइटम है सिर्फ एक बार। डेबिट आइटम है तो डेबिट जगह पे, क्रेडिट आइटम है क्रेडिट जगह पे। अगर क्रेडिट आइटम को डेबिट में लिख रहे हो तो लेस, डेबिट आइटम क्रेडिट साइड लिख रहे हो तो लेस, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे परचेज रिटर्न का और मैंने आपको सेल्स रिटर्न का एग्जाम्पल दिया था ना, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड कौन सा परचेज में से लेस, इनवर्ड कौन सा सेल में से, उसका भी लॉजिक आपको बताया था। फिर एवरी एडजस्टमेंट मस्ट हैव टू इफेक्ट्स, मतलब फाइनल अकाउंट्स में विद टू, कभी कभी डेबिट एक क्रेडिट दो,
क्रेडिट 2, डेबिट 1, ये सब हम देखेंगे, पर अमाउंट में चेंजेस नहीं होगा, लेकिन इतना है 2 इफेक्ट तो आएंगे ही आएंगे। फिर देखो ये थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस टॉपिक इन 11th स्टैंडर्ड इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, मोस्ट ऑफ द थ्योरी पार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज, दिख रहा है ना यहाँ पे, explanation of journal entries, effects of journal entries are similar. To avoid repetition, common explanation, it is not given in the 12th standard, but explanation journal of a new adjustment are given. मतलब जो आपकी जो बुक थी 11th की, उसके अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट होंगे, कुछ यहाँ पे सिमिलर होंगे, तो आप 11th के भी एडजस्टमेंट ज़रा पढ़ लो और ये वाले एडजस्टमेंट भी पढ़ लो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। तब तक आप ये जो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और पढ़ाई प्लीज़ शुरू कर दो। टॉपिक बहुत वास्ट है, ऑलरेडी जो हमारा समय जो वेस्ट होगा पूरा का पूरा हम यहाँ पे अभी हम कवर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना वीडियो को। थैंक यू।